दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सफर की शुरुआत लगभग 92 साल पहले हुई थी और इसके बाद से हमारी अलग अलग टीमों ने 1000 से ज्यादा वनडे मैच, करीब 587 टेस्ट मैच और लगभग 250 T20 मैचेस खेल लिए हैं। और जाहिर तौर पर कुछ मैचों में हमारी जीत हुई तो कुछ मैच सामने वाली टीम ने जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पहले 20 सालों में भारतीय टीम को एक भी मैच में जीत हासिल नहीं हुई थी और वनडे क्रिकेट में भी शुरू के कुछ सालों में हमारा प्रदर्शन ज्यादा कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन आज हम अगर रिकॉर्ड्स उठा करके देखते हैं तो सबसे ज्यादा टेस्ट और वनडे मैच जीतने के मामले में हम टॉप 5 टीमों में शामिल होते हैं। भारत क्रिकेट के खेल में अपनी धरती पर हमेशा बेहतरीन रहा है। हमें अपनी धरती पर कभी जीत हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं हुई और हमने दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को अपने घर पर हराया है। लेकिन दूसरे देशों में जाना, वहाँ जाकर के जीत हासिल करना हमारे लिए आज भी एक चैलेंज की तरह होता है। विदेशी धरती पर जीत हासिल करना आज भी हमारे लिए सामान्य बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको विदेशी जमीन पर भारत के सबसे बेहतरीन पलों के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विदेशी जमीन पर हमारे देश को सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाने लगा था और भारत के कदम अपने आगे के सफर के लिए मजबूत बन पाए थे। भारत की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साल 1932 में हुई थी और हमारे खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स के मैदान पर अपने पहले ही टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया था कि इंग्लिश टीम के कप्तान डगलस जॉर्डिन ने मैच जीतने के बाद कहा था कि भारतीय टीम अगले 10 सालों में दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत को टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला मैच जीतने के लिए 20 सालों का इंतजार करना पड़ा। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1952 में अपने ही घर में एक कमजोर इंग्लिश टीम को हरा करके जीता था और बहुत ही निराशाजनक बात थी कि इन 20 सालों में ज्यादातर मैच हमने अपने घर से बाहर दूसरे देशों में खेले थे, लेकिन एक भी मैच जीतने में सफल नहीं हो पाए थे। 1932 में भारत ने अपना इकलौता टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेला था। उसके बाद साल 1936 में इंग्लैंड की धरती पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज हम 2-0 से हार कर घर लौटे। जिसके बाद साल 1947 में हमारा मुकाबला डॉन ब्रैडमैन की द इनविंसिबल ऑस्ट्रेलिया टीम से हुआ और जाहिर है कि उस टीम के खिलाफ तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं था। तो वैसा ही हुआ और हम हार करके घर आ गए। 1940 में इंग्लैंड में हारने के बाद भारतीय टीम 1952 में एक बार फिर इंग्लैंड गई और हमें 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। 1959 में हमने अपना रिकॉर्ड तोड़ा और इस बार 5-0 से हार करके लौटे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज 3 अलग अलग टीमों के खिलाफ हम उनकी धरती पर जाकर के खेले, लेकिन रिजल्ट्स में एक तरफ शून्य ज्यों का त्यों हमेशा बरकरार ही रहा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत एक ऐसी टीम बन गई थी जो अगर किसी दूसरे देश का टूर कर रही है तो इसका मतलब ये है कि सामने वाली टीम का रिकॉर्ड सुधर जाएगा और विदेशी खिलाड़ियों और दर्शकों को थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। इससे ज्यादा कोई कुछ भी नहीं सोचता था। साल 1967 के आखिर तक अपने 35 साल के अंतर्राष्ट्रीय सफर में भारत ने 100 टेस्ट मैच खेले थे, जिनमें से महज 10 मैचों में हमारी टीम जीतने में कामयाब हुई थी और ये सभी मैच हमने अपने घर में ही जीते थे। बाहर के मैच या तो ड्रॉ पर खत्म हुए या फिर हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा तीसरा कोई परिणाम नहीं मिलता था। और फिर साल 1968 में भारत न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना हुई और फरवरी से वह ऐतिहासिक 4 मैचों की सीरीज शुरू हुई, जिसमें भारत ने पहली बार विदेशी जमीन पर जीत हासिल करने में सफलता हासिल की और आखिर में पूरी सीरीज भी हमारे नाम हुई। मंसूर अली खान पटौदी की कप्तानी में रमाकांत देसाई, चंदू बोर्डे, आबिद अली, प्रसन्ना, फारूक इंजीनियर और अजीत वाडेकर जैसी बेहतरीन खिलाड़ियों वाली टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी। 15 फरवरी से पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने ग्राम डोलिंग के बड़े शतक की मदद से 350 रन बनाए थे और भारत की तरफ से आबिद अली ने 4 विकेट हासिल किए थे। स्कोर का पीछा करने हुए भारतीय टीम की तरफ से फारूक इंजीनियर और अजीत वाडेकर ने 68 की पारी खेली, जिसके चलते हमारी टीम 359 रनों तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। कहने के लिए भारत के पास लीड थी, मगर ये मैदान, विपक्षी खिलाड़ियों और पूरा माहौल हमारे खिलाड़ियों के लिए नया था और हमारी टीम जिसने बार बार इंग्लैंड का दौरा किया और उसके बावजूद भी जीत हासिल करने में सफल नहीं हुई थी, वो टीम नई जगह आकर के जीत जाएगी ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। और ऐसे माहौल में जब न्यूजीलैंड दूसरी बार बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो इरापल्ली प्रसन्ना ने 6 विकेट झटक कर एकदम से सब कुछ बदल दिया। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में जो कुछ भी हुआ वो पूरे भारत के लिए किसी चमत्कार की तरह था और जहाँ सब लोग ये मान रहे थे कि न्यूजीलैंड 400 से 450 रन बनाएगी, वहाँ पर भारतीय गेंदबाजों ने किवी बल्लेबाजों को 208 पर ऑल आउट कर दिया था। जवाब में अजीत वाडेकर ने 71 रन बनाए और उसी सुर्ती के महत्वपूर्ण 44 रनों की मदद से भारत पहली बार विदेशी जमीन पर कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ था। सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 6 विकेट से हराया और 29 फरवरी से वेलिंगटन में तीसरा मैच शुरू हुआ, जिसमें बापू नंदकरड़ी, इरापल्ली प्रसन्ना और अजीत वाडेकर के बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से भारत की टीम 8 विकेट से जीतने में कामयाब हुई और यहाँ आकर के पहली बार ये महसूस हुआ कि भारत ये सीरीज भी जीत सकता है। सीरीज के आखिरी मैच में अजीत वाडेकर रन नहीं बना पाए तो कप्तान पटौदी, फारूक इंजीनियर और रोसी सोर्ती ने मोर्चा संभाल लिया। भारतीय खिलाड़ियों में विदेशी जमीन पर उन 4-5 दिनों में जो आत्मविश्वास नजर आ रहा था वो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। एक अलग जोश और उत्साह के साथ टीम मैच खेलने उतरी और पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए। न्यूजीलैंड को हमारे गेंदबाजों ने टिकने नहीं दिया और पूरी की भी टीम
140 पर बिखर गई। आखिरी पारी में 373 रनों का बड़ा लक्ष्य की टीम को चेज करना था, लेकिन न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाज 101 रनों पर ढेर हो गए और भारत 272 रनों से सीरीज में तीसरा मैच जीत गई थी। भारतीय टीम में अब हर एक खिलाड़ी में जुझारूपन और आत्मविश्वास पैदा हो गया था। अपने खिलाड़ियों के लिए भारत के लोगों को भी ये विश्वास हो गया था कि उनके खिलाड़ी अगर किसी दूसरे देश में खेलेंगे तो जीतने के लिए खेलेंगे। अब लोगों को भी महसूस होने लगा था कि उनकी टीम अगर कहीं खेल रही है तो हार और ड्रॉ के अलावा भी कुछ है जो हम रिजल्ट बोर्ड पर देख सकते हैं। टाइगर पटौदी ने भारतीय क्रिकेट को एक रास्ता बता दिया था। उन्होंने एक ऐसी टीम को बिल्ड कर दिया था जो जीतने के लिए लड़ना जानती थी। 1971 में अजीत वाडेकर इस टीम को लेकर वेस्ट इंडीज गए और इस सीरीज में सदी के सबसे महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने अपना डेब्यू किया और पूरी दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत का कोई बल्लेबाज कितना बेहतरीन और बेमिसाल प्रदर्शन कर सकता है। भारत ने पहली बार वेस्ट इंडीज को उनके घर में टेस्ट मैच में हराया और सीरीज जीतकर हमारे खिलाड़ी इंग्लैंड रवाना हो गए। इंग्लैंड की टीम उस समय सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम थी, जिसके खिलाफ खेलते हुए 3 मैचों की सीरीज के 2 मैच ड्रॉ हुए और आखिरी मैच में ओवल के मैदान पर भगवत चंद्रशेखर की करिश्माई 6 विकेट स्पेल की बदौलत भारतीय मैच और सीरीज दोनों जीतने में कामयाब रही थी। भारत के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन 4 स्पिन गेंदबाज थे और बल्लेबाजी की कमान सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ, फारूक इंजीनियर और अजीत वाडेकर उस समय संभाल रहे थे। और इस टीम की वजह से भारत के लोगों में पहली बार ये यकीन पैदा हुआ था कि उनकी टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, जो किसी भी दूसरी टीम को किसी भी पिच पर हरा सकती है। इसी भरोसे और विश्वास को कायम रखने के मकसद से भारतीय टीम 1974 में इंग्लैंड दौरे पर गई थी। ये टूर एक आत्मविश्वास और जुनून से भरी हुई उस भारतीय टीम के लिए एक भयंकर बुरे सपने की तरह पूरा हुआ। तीनों मैचों की टेस्ट सीरीज के तीनों मैचों में इंग्लैंड ने हमें बुरी तरह से हराया और हालत कितनी बुरी थी इस बात को आप ऐसे समझिए कि 2 मैचों में इंग्लैंड को दूसरी बार बल्लेबाजी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। लास्ट में भारत फॉलो ऑन करते हुए मैच 42 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद भारत के खिलाड़ी पर इंग्लैंड में किसी शॉप से चोरी करने का भी आरोप लग गया था, यानी कि भारत की पूरी बनी बनाई साख पर बट्टा लग गया था। वैसे ये चोरी करने का आरोप जिस खिलाड़ी पर लगा था वो इंडिया के एक बहुत भारतीय टीम को अब अपनी साख और सम्मान के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल करना जरूरी था और यही सब हासिल करने के लिए भारत बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में वेस्ट इंडीज दौरे पर रवाना हुई, जिसमें दोनों टीमों को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी। सीरीज का तीसरा मैच पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर खेला गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिचर्ड्स के 177 रनों की मदद से 359 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 228 पर सिमट गई। वेस्ट इंडीज की टीम 131 रनों की बड़ी लीड के साथ बल्लेबाजी करने उतरी और 271 रन बना ली, यानी कि भारत को मैच जीतने के लिए अब 400 से ज्यादा रन बनाने थे। और चौथी पारी में कारनामा इससे पहले सिर्फ 1948 में डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ही पूरा किया था और आज भी चौथी पारी में 400 से ज्यादा रन बनाना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। मगर भारतीय टीम के पास अपने लोगों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए एक बेहतरीन मौका था और सुनील गावस्कर ने शायद उस दिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैटिंग करना शुरू किया था। गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ दोनों ने शतकीय पारी खेली और भारत ने 7 अप्रैल 1976 के दिन 4 विकेट खोकर टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया था। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ऐसी टीम बन गई थी जिसने कम से कम टेस्ट क्रिकेट में खुद को बेहतरीन साबित कर दिया था। अपना सफर शुरू करने के बाद 50 सालों के समय में भारत टेस्ट क्रिकेट में उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां इस टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत टीम माना जाने लगा था। लेकिन अब वनडे फॉर्मेट भारत के लिए एक नई चुनौती की तरह खड़ा था। साल 1974 में भारत ने अपना पहला वनडे मैच खेला था और उसके 1 साल बाद साल 1975 वनडे विश्व कप का पहला मैच भी भारत और इंग्लैंड के बीच ही खेला गया था, जिसमें भारत को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत ने ईस्ट अफ्रीका नाम की एक कमजोर टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में अपना पहला मैच जीता, लेकिन इसके अलावा भारत को पहले 2 विश्व कप टूर्नामेंट में कोई भी जीत हासिल नहीं हुई थी। साल 1983 में भारतीय टीम तीसरा विश्व कप खेलने इंग्लैंड पहुंची तो किसी को भी भरोसा नहीं था ये टीम 2 से ज्यादा मैच जीत पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ और भारतीय टीम विश्व चैंपियन बनकर अपने देश लौटी। और इसके बाद लगातार अंतराल पर भारत ने वनडे क्रिकेट में खुद को साबित किया और इसी कड़ी में एक अहम जीत के बारे में चलिए आपको बताते हैं। साल 1985 में एक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसके सभी मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले गए थे और इस टूर्नामेंट में सभी 7 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को शामिल किया गया था। चेतन शर्मा, अजहरुद्दीन, कपिल देव, वेंकसरकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, महेंद्र अमरनाथ और सदानंद विश्वनाथ जैसे युवा और अनुभवी खिलाड़ियों वाली यह टीम इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से खेलने उतरी थी और इस टीम को वेस्टर्न ने इंडियन क्रिकेट टीम ऑफ द सेंचुरी बताया था। भारत ने इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और फिर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई और 10 मार्च साल 1985 के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल मैच खेला गया था और भारत 8 विकेट से यह मैच जीत गया था। रवि शास्त्री को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था और उन्हें उस समय की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक गाड़ी ऑडी 100 मिली थी और एमसीजी से भारत पहुंची वो यादगार तस्वीरें। क्या बेहतरीन तरीके से हमने अपनी जीत को सेलिब्रेट किया था और वाकई क्या बेहतरीन टीम हमारे पास उस टूर्नामेंट में थी। 80 के दशक में क्रिकेट के मैदान पर भारत विश्व कप विजेता टीम बन गई थी। अगले साल हमारी टीम ने
पहला एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब भी हासिल किया। फिर उसके बाद साल 1985 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित हुआ, तो वहाँ भी चैंपियन हमारे खिलाड़ी ही बने। यानी एक के बाद एक साल दर साल हमारे खिलाड़ी अविश्वसनीय कारनामे कर रहे थे। हमारी टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम थी। एक ही दशक में हमने वनडे क्रिकेट में भी खुद को सबसे शानदार साबित कर दिया था। एक बार फिर से टेस्ट क्रिकेट की तरफ मुड़ने का समय था, जहाँ एक काम हमारे खिलाड़ी अभी तक नहीं कर पाए थे। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला था और वहाँ से लेकर साल 1986 तक भारत ने कभी भी स्टेडियम पर एक भी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को नहीं हराया था। कपिल देव की कप्तानी में इंग्लैंड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरी सूझबूझ के साथ एक बढ़िया टीम को इंग्लैंड रवाना किया गया। तो 5 जून 1986 के दिन लॉर्ड्स स्टेडियम पर सीरीज का पहला मैच खेलने उतरी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 294 रन बनाए और चेतन शर्मा ने भारत की तरफ से 5 विकेट हासिल किए थे। जवाब में भारतीय टीम ने दिलीप वेंगसरकर की ऐतिहासिक शतकीय पारी की बदौलत 341 रन बना ली। कपिल देव और मनिंदर सिंह की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड की दूसरी पारी 180 रनों पर ही सिमट गई और भारतीय टीम 5 विकेट से यह मैच जीत गई थी। भारतीय टीम ने लीड्स के मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच जीतकर इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया था और अब ये लग रहा था जैसे दोनों फॉर्मेट्स में वेस्टइंडीज के अलावा भारत के बराबर खड़ी होने के काबिल कोई दूसरी टीम बची ही नहीं है। भारतीय टीम दोनों फॉर्मेट्स में इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग इससे पहले कभी भी नजर नहीं आई थी और इसके बाद भारत का डोमिनेशन क्रिकेट के मैदान पर हमने 2010 के दशक में जाकर के देखा था, जब हमने वनडे विश्व कप हासिल किया और टेस्ट क्रिकेट में विदेशी जमीन पर जीत हासिल करने में सफल रहे थे। मगर उससे पहले 90 का दशक भी हमें याद करना चाहिए, जब एक के बाद एक हमें क्लीन स्वीप्स झेलनी पड़ी। विश्व कप में हमारा प्रदर्शन बद से बदतर हो गया था और ऊपर से मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोप भी लगाए गए थे। एक स्वर्णिम दशक के बाद अचानक से ये सब कुछ भारत में लोगों के लिए हजम कर पाना बहुत मुश्किल था और इसलिए 90 के दशक के आखिर तक आते आते नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि भारत में क्रिकेट का खेल ही पूरी तरह से खत्म होने वाला है, ऐसा महसूस होने लगा था। मगर फिर गांगुली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट फिर से खड़ा हुआ। खिलाड़ियों ने अच्छे ढंग से टीम को संभाला और एक खेल एक बार फिर पटरी पर आ गया। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने इतिहास में पहली बार जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया। साल 2001 में बुलवायो के मैदान पर 8 विकेट से भारत ने यह मैच जीता और यहाँ से एक नई शुरुआत हुई, जिसके बाद भारत साल दर साल अलग अलग देशों में जाकर के खेला और हमारी टीम को जीत हासिल करने में सफलता भी मिली। 2002 में पोर्ट ऑफ स्पेन ने हमारी टीम ने वेस्टइंडीज को हराया। टूटे हुए जबड़े के साथ गेंदबाजी करने आए कुंबले की उन तस्वीरों से आज भी महसूस होता है कि उस समय हमारे खिलाड़ी देश को जिताने के लिए किस हद तक जा सकते थे। इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब हुए। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी जीतने से थोड़ा सा चूक गए थे, लेकिन हमने बेहतरीन खेल दिखाया था। इसके बाद 2003 विश्व कप जो दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, उसमें भी भारतीय टीम ने लाजवाब प्रदर्शन किया और हम फाइनल तक पहुंचे थे और उस समय की सबसे बेहतरीन टीम से हारकर दूसरे स्थान पर रहे थे। अगले साल भारत ने 15 साल के लंबे समय के बाद पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान को हमने उनकी धरती पर हराया। सहवाग का 13 शतक भला कौन बोल सकता है। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भी हमने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को हमने टेस्ट सीरीज में हराया और चैपल वर्सेस गांगुली की खींचतान के माहौल में हर मायने में बहुत बड़ी सफलताएं थी। 2007 में हम एक नए फॉर्मेट के टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन बने। मंकी गैट विवाद के साथ पर्थ टेस्ट मैच में हमने कुंबले की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को हराया। एक नई सदी में भारतीय टीम का कोच पहली बार एक विदेशी व्यक्ति को बनाया गया। नई पीढ़ी के कुछ बेहतरीन और बेमिसाल खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया और भारत ने नई सदी के पहले दशक में पाकिस्तान से लेकर वेस्टइंडीज, अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी अलग अलग जगहों पर जाकर फिर से जीतना शुरू किया और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। मगर एक बड़ा चैलेंज अभी तक पार करना बाकी था। भारत ने नए दशक में लगभग सभी बड़े देशों को उनके घर पर टेस्ट मैच में हरा दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज भारत 1968 के बाद कभी नहीं जीता था। नए कप्तान बने धोनी पर अब जिम्मेदारी थी कि वो ये काम पूरा करे। मार्च 2009 से शुरू हुई इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच जीतकर भारत ने 33 सालों में पहली बार न्यूजीलैंड में कोई टेस्ट मैच जीत हासिल की और फिर अगले 2 मैच ड्रॉ करके भारत ने 41 साल के लंबे सूखे को भी खत्म कर दिया। गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, जहीर खान और वीवीएस लक्ष्मण जैसे उम्दा खिलाड़ी इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े हीरोज थे। नवंबर 2009 में जब नई टेस्ट रैंकिंग की घोषणा हुई तो भारतीय टीम इतिहास में पहली बार दुनिया की नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट टीम बन गई थी और इस तरह न्यूजीलैंड से शुरू हुई कहानी न्यूजीलैंड में ही अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंची, जिसके बाद साल दर साल हम और अलग अलग ऊंचाइयों पर पहुंचते रहे और अभी भी यह सफर ऊंचाई की तरफ लगातार बढ़ रहा है। भारतीय टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है और हमारी टीम के पास ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतकर हैट्रिक लगाकर नए साल की शुरुआत करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। अब ये हैट्रिक पूरी होगी या नहीं ये तो आगे की बात है, लेकिन आज के दिन हम ये गिनने बैठे हैं कि भारत ने घर से बाहर जाकर टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की है, तो ये काम हम अपनी उंगलियों पर कर सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड ज्यादा अच्छे नहीं है। तो उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में हम विदेशी जमीन पर भारतीय टीम को उसी तरह दूसरी टीमों को डोमिनेट करते हुए देखेंगे जिस तरह हमने
पिछले एक दशक में अपने घर में अपनी टीम को देखा है। और अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो विदेशी जमीन पर हमारे देश से जुड़ी कुछ बेहतरीन यादगार पलों को हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।